नमस्कार। आज हम देखेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, और वो भी प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है डीएनए के रेप्लिकेशन का, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो दोनों में सेम है। कुछ एंजाइम का अंतर रहता है। यूकैरियोट्स में कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम हर एक्टिविटी के लिए होते हैं, अदरवाइज दोनों में सेम है। इसलिए हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, और इसमें हम कंप्लीट प्रोसेस जो है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोकैरियोट्स में उसको एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम शुरुआत करेंगे इनिशिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक की। डीएनए के प्रोसेस होने में कुछ स्टेप होते हैं, इनिशिएशन से लेकर शुरुआत से और लास्ट तक का देखेंगे। और ये जो है इंश्योर करता है कि एक्यूरेट रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं कि क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन, क्या होता है। रेप्लिकेशन का मतलब एक्चुअल में अगर साधारण भाषा में बोला जाए कि एक डीएनए है, उसकी डबल कॉपी होना। अब ये होता कैसे, जैसे एक स्ट्रैंड है डीएनए का, इसकी दो कॉपी बन जाना एक। अब ये दो कॉपी जो बनती है, ये किस तरह बनती है इसके बारे में देखिएगा। और ये कहाँ पर होता है, ये कोशिका विभाजन के दौरान होता है, इंटरफेज की एस उप अवस्था में। इंटरफेज में G1 S और G2 है, तो एस के दरमियान, एस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ऐसा बताएगा। इसका नाम ही एस का सिंथेसिस लिया गया। और किसका सिंथेसिस? डीएनए के सिंथेसिस। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इंश्योर करता है, जो निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है एक्यूरेट डुप्लीकेशन, द्विगुणन होना। जैसे ये एक कॉपी थी, इसकी दो डबल कॉपी बन गई। ये इसका द्विगुणन होना, जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए है, उस जेनेटिक मटेरियल के द्विगुणन को इंश्योर करता है। किसके दौरान? कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन की एस उप फेज के दौरान। इसके डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पूर्णतः सही तरीके से नई कोशिकाओं में पहुंच जाए। जो एक कोशिका का विभाजन होकर जो दो कोशिकाएं बनती हैं, उन दोनों में, माइटोसिस में और मियोसिस में चार बनती है, उन चारों में जो डीएनए है उसकी कॉपी एग्जैक्टली सही तरीके से पहुंच जाए, यह इंश्योर करता है डीएनए रेप्लिकेशन। कोई इसमें डीएनए में चेंज ना हो, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचना, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो डीएनए आता है, जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से क्रोमोजोम आए हैं, उस क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए जो सुरक्षित आता है, वो रेप्लिकेशन की वजह से ही होता है। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, इसमें कई स्टेप होते हैं। मुख्यतः जो मेन स्टेप है उसका इनिशिएशन कैसे होता है, फिर उसका इलोंगेशन कैसे होता है, और टर्मिनेशन कैसे होता है डीएनए का। ये तीन स्टेप याद रखना, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। डीएनए के सिंथेसिस के लिए कुछ एंजाइम, इसके रेप्लिकेशन के लिए कुछ एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करता है इलोंगेशन का या रेप्लिकेशन का। मेन पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये रिपेयर का काम करता है। अगर कहीं पर कुछ खामी रह जाए, कुछ गैप रह जाए, उस गैप को भरता है। और ये प्रूफ रीड करता है, जब सिंथेसिस हो जाता है तो उसको एक बार ये पूरे को रीड करता है कि सही हुआ है या नहीं हुआ है, और जो कुछ खामी रह जाती है तो उसको रिपेयर और गैप फिलिंग का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। प्राइमेज एंजाइम है, ये आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है। याद रखना कि जब डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है, तो सबसे पहले कुछ छोटी सी सीक्वेंस आरएनए की ऐड होती है। स्टार्टिंग आरएनए से होती है छोटी सी सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को जो ऐड करता है जो सा एंजाइम, उसको प्राइमेज कहते हैं। जब वो सीक्वेंस ऐड हो जाएगी तब डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू होता है। ठीक है। और वो सिंथेसिस कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। हेलिकेज एंजाइम है, सिंथेसिस होने से पहले सबसे स्टार्ट में काम जो करता है डीएनए सिंथेसिस में या रेप्लिकेशन में, हेलिकेज का आता है। हेलिकेज क्या करता है कि जैसे ये डीएनए है आपका, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है जो हमारा, ये तो डबल स्ट्रैंड में है। अब सिंथेसिस होने के लिए इन स्ट्रैंड को अलग अलग किया जाता है। इस स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा और इस स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा, इन दोनों को। तो बीच में जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगे रहते हैं, एडेनिन से आपका थाइमिन जुड़ा हुआ है, साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ा है, जो ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इन बॉन्ड को अलग
तोड़कर इन स्ट्रैंड को दोनों को अलग करने का काम करता है हेलिकेज। और जब ये दोनों को अलग करेगा तो यहाँ पर एक वाई जैसी संरचना बन जाती है ऐसी, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो रेप्लिकेशन फोर्क का जो फॉर्मेशन होता है और जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है वो हेलिकेज एंजाइम करता है। गायरेज एंजाइम का काम, जब ये हेलिकेज आगे बढ़ता जाता है दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हुए, ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा जैसे रस्सी होती है, रस्सी में दो स्ट्रैंड होते हैं, एक लिपटी रहती है रस्सी, तो जब दोनों रस्सियों का आप अलग अलग करोगे तो कहीं पर गांठ बन जाती है, जो गांठ बनेगी उसको गायरेज अलग करता है। लाइगेज, हम इसके बारे में देखेंगे, कुछ फ्रेगमेंट बनते हैं डीएनए के एक स्ट्रैंड पर, उन फ्रेगमेंट को जोड़ने, जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उनको जोड़ने का काम करता है लाइगेज, डीएनए लाइगेज। और कुछ प्रोटीन होती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये स्टेबलाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंड का। इसका काम क्या होता है अभी देखेंगे कि जब दोनों स्ट्रैंड अलग किए गए हेलिकेज ने, तो ऐसा ना हो कि ये दोबारा या इधर इनको अलग करते जा रहा है आगे बढ़ रहा है, और ऐसा ना हो कि ये दोबारा से मिल जाए, इन दोनों को आपस में ना मिलने देना, इनको सिंगल ही रखना, ये काम करता है एसएसबीपी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये कुछ 6 7 एंजाइम हैं जो मुख्य है, इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं लेकिन मेनली यही है। अब हम थोड़ा सा यहाँ फिगर में इसको पूरा समझ लेते हैं। देखो, जो डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होगा आपका डबल स्ट्रैंड होते हैं, हम जानते हैं। इन डबल स्ट्रैंड को अलग अलग करने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम है, ये दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करेगा। जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, इन दोनों के ऊपर, ये अलग हो गया, ये ऊपर हो गया, ये जो ब्लू इसमें है, लाइट ब्लू में, और एक ये नीचे हो गया, ये दोनों स्ट्रैंड जब अलग अलग होते हैं, इनको बोलते हैं, इन्हीं के ऊपर डीएनए का सिंथेसिस होता है। एक नया स्ट्रैंड इसके ऊपर बनेगा और एक दूसरा नया स्ट्रैंड इस नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर बनेगा। जिसके ऊपर डीएनए का सिंथेसिस होता है, जो मूल स्ट्रैंड होता है, उसके लिए वर्ड किया जाता है टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट। और ये लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये स्ट्रैंड है जो यहाँ से दिखाया गया है 3 टू 5 जिस पर लगातार सिंथेसिस चल रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, देखिए कहीं कोई ब्रेक नहीं है, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इस पर डीएनए सिंथेसिस शुरुआत इसी से होती है, शुरुआत इसी से होती है और इस पर सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। जब इस पर सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा तो ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये अलग होना, इस पर इसके थोड़ा सा बाद में सिंथेसिस होना शुरू करते हैं, इसीलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये थोड़ा लैग कर जाता है, पीछे रह जाता है। ऊपर वाले स्ट्रैंड पर जो सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यूअस है, नीचे वाला स्ट्रैंड जो है इस पर कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है, टुकड़ों में होता है। जैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट फर्स्ट, पहले एक टुकड़ा इतना हुआ, इधर से शुरू होता है ये, इधर इसका 5 है, याद रखना इसका 5 इधर है और 3 इसका जो इधर है, जो सिंथेसिस हो रहा है, देखो ये 5 और इसका 3। हमेशा याद रखना जो नया स्ट्रैंड बनता है जिसका सिंथेसिस होता है वो कॉन्टिन्यूअस हो या डिसकॉन्टिन्यूअस हो, दोनों 5 टू 3 होता है। नया सिंथेसिस हमेशा 5 टू 3 होता है। जिस स्ट्रैंड पर सिंथेसिस हो रहा है, जो मूल स्ट्रैंड है जिसको टेम्पलेट बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 3 टू 5। तो न्यू जो मूल स्ट्रैंड होता है उसकी डायरेक्शन होती है 3 टू 5। तो ये 3 है, ये 5 है, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये भी 3 टू 5, डायरेक्शन सेम रहेगी क्योंकि एंटी पैरेलल है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा इधर से 3 5 है, जो हमने लास्ट क्लास में डीएनए की संरचना में देखा था, 3 टू 5 इधर से चलेगा 3 टू 5। अब जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, हेलिकेज ने अलग कर दी, तो ये रेप्लिकेशन फोर्क जो हमने देखा, वाई जैसी संरचना यहाँ बन गई है ना, ये रेप्लिकेशन फोर्क जो बनता है, जैसे जैसे हेलिकेज डीएनए को खोलता जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क इस साइड को बढ़ता जाता है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन फोर्क जब आगे बढ़ता जाएगा, ये हो गया, तो यहाँ पर शुरुआत होती है आरएनए प्राइमेज से। एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर जुड़ता है, हेलिकेज अपना काम कर देगा, हेलिकेज के बाद थोड़ा सा एक चीज और याद रखना, पॉलीमरेज जो यहाँ पर काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, इससे पहले यहाँ पर एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा जुड़ता है जिसको आरएनए प्राइमर बोलते हैं, और उस पर फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर अपना सिंथेसिस करना शुरू कर देता है।
एक चीज और याद रखना इसमें, हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये रही एसएसबीपी जो हमने अभी देखा, एसएसबीपी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इस प्रोटीन का काम होता है कि जहां पर ये हेलिकेज काम करता जा रहा है, दोनों स्ट्रैंड को ओपन करता जा रहा है, ये यहाँ पर प्रोटीन ऐड हो जाती है कि जिससे ये जब हेलिकेज, ये रहा हेलिकेज जब आगे बढ़ रहा है तो ऐसा ना हो कि पीछे से दोनों मिलकर दोबारा डबल स्ट्रैंड बना ले, ये इनको सिंगल स्ट्रैंड बनाने में मदद रखता है। तो इस प्रोटीन का ये काम है। अब जब प्राइमर यहाँ पर जुड़ गया प्राइमेज के द्वारा, तो ऐसे ऐसे डीएनए पोलिमरेज थर्ड जो है वो सिंथेसिस करता हुआ आगे को बढ़ जाता है, कोई बीच में गैप नहीं होता, लगातार करता है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड पर ही कॉन्टिन्यूअस होता है। ये आ जाता है क्वेश्चन कि कौन से स्ट्रैंड पर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वो लीडिंग स्ट्रैंड पर होता है। जो स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा था, इस पर थोड़ा लेट स्ट्रैंड होता है शुरू, लेट सिंथेसिस शुरू होती है, उस पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, टुकड़ों में हुआ है। एक टुकड़ा ये हो गया फ्रेगमेंट एक, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन टुकड़ों की खोज ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने की थी। दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया। ठीक है। फिर इधर से जब थोड़ी सी स्पेस मिलेगा तो यहाँ पर ये चौथा टुकड़ा का सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। सिंथेसिस दोनों स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही करेगा। फिर यहाँ पर पांचवा टुकड़ा शुरू होगा, पहले आरएनए प्राइमेज छोटा छोटा आरएनए जोड़ेगा, इसके पीछे फिर डीएनए पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड करेगा, फिर दोनों, अब ये टुकड़े जो बन गए, इनको बीच में से, इन टुकड़ों को बीच में जो गैप आता है, इनको जोड़ने का काम जो करता है डीएनए लाइगेज है। और इसके अलावा जो बीच में गैप रह जाते हैं, इनको गैप को जोड़ने का काम लाइगेज करता है, और गैप भरने का काम, जो प्रूफ रीडिंग का काम करता है पॉलीमरेज, ये एंजाइम करता है। तो इनको ऐड करने में, इनको जोड़ने में दो एंजाइम काम कर रहे हैं। लाइगेज जो बीच में निशान रह जाता है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, और जो बीच में कोई गैप रह जाता है थोड़ा बहुत, जब यहाँ से आरएनए डिलीट होगा, क्योंकि लगातार ये आरएनए आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा ये डिलीट होता रहता है, ये डिलीट आरएनए जो बीच में प्राइमर हुआ है इसको तो डिलीट किया जाता है ना डीएनए के स्ट्रैंड से। अब ये डिलीट होगा तो गैप बनेगा, उस गैप को फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज करता है। इस तरीके से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। अब देखते हैं कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे हमने यहाँ किया कि कहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ से। अब डीएनए का जो इनिशिएशन होता है, एक चीज याद रखना, डीएनए तो काफी लेंथी होता है हमारे अंदर। ऐसा तो नहीं है यानी कि पूरे के पूरे डीएनए का एक साथ रेप्लिकेशन होता है, किसी बिंदु से रेप्लिकेशन होना शुरू होता है। मान लीजिए इस बिंदु से, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इस ओरिजिन पॉइंट से डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू होता है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और यहाँ पर क्या है, ओरिजिन रिकॉग्निशन करते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जो इस ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन इधर को होना अगर शुरू होगा, तो डीएनए का ओरिजिन को रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, कुछ प्रोटीन होती है जो इस डीएनए से बाइंड करती है, और वहां से डीएनए का फिर रेप्लिकेशन होना शुरू करता है। जब ओरिजिन हो गया, उसका पहचान हो गई, तो फिर हेलिकेज एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करने का काम करेगा। ठीक है, इन दोनों को ओपन करने का, बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज एंजाइम इनको अलग अलग कर देता है, और जिससे एक रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि प्राइमर सिंथेसिस, जब ये हेलिकेज इनको अलग कर देगा, रेप्लिकेशन फोर्क बन गया, तो प्राइमर सिंथेसिस होता है प्राइमेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, ये तीन एक्टिविटी होती है इनिशिएशन में। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम यहाँ पर शुरू नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्राइमर सिंथेसिस के काम तक को हम इनिशिएशन में रखते हैं, शुरुआत हो गई है। ये जो प्राइमर सिंथेसिस हुआ है यहाँ पर, जिसको आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जब जुड़ जाता है, जैसे यहाँ डीएनए आरएनए का छोटा सा टुकड़ा जुड़ गया, अब यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज शुरू अपना काम करेगा, उसको इलोंगेशन में रखा गया है, इलोंगेशन होगा, तो ये पॉइंट प्रोवाइड कराता है डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डीएनए पॉलीमरेज। अब इलोंगेशन का काम शुरू होगा। इलोंगेशन का काम जो है, दो स्ट्रैंड पे हमने देखा है कि एक लीडिंग स्ट्रैंड है
है ना, और एक लैगिंग स्ट्रैंड है। हमेशा याद रखना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, जो सिंथेसिस होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, जो नया बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो है इस सिंथेसाइड कॉन्टिन्यूसली है इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। मैचिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट है यानी कि जो हमारा डीएनए मूल डीएनए है उसको टेम्पलेट बोलेंगे हम, जिस पर सिंथेसिस होगा। लैगिंग स्ट्रैंड ये डिसकंटिन्यूअसली होता है, टुकड़ों में होता है, जो टुकड़े बनते हैं उन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इस पर जो सिंथेसिस का काम होगा वो डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए जो पॉलीमरेज है ये ऐड करता है। कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा और साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ेगा। तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज ये इस पर जोड़ता जाता है। जैसे मान लिया हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन ये। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो इधर से जब बनना शुरू होगा तो यहाँ पर ए के सामने टी जुड़ेगा, जी के सामने सी जुड़ेगा, इस सी के सामने जी जुड़ेगा, इस सी के सामने जी जुड़ेगा, इस टी के सामने ए जुड़ेगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं। लाइगेज, लाइगेज का जो काम है वो इलोंगेशन में ही आता है। लाइगेज जो का जो कि फ्रेगमेंट बने थे लैगिंग स्ट्रैंड पर, उनको जो जोड़ने का काम करता है वो लाइगेज करता है। हाँ, इतना जरूर याद रखना कि जो दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हैं इसमें शुरुआत जो हुई थी वो प्राइमेज से हुई थी, आरएनए प्राइमर जो जुड़ा था। इसको डिलीट किया जाता है यहाँ से। अब जो गैप बन जाता है इसको डिलीट करने के बाद उसको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फिल करता है। ठीक है, और फिर बाद में बिल्कुल जो जॉइंट एकदम बिल्कुल जोड़ देगा वो लाइगेज एंजाइम काम करता है। जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो आगे बढ़ता रहता है इसमें। बना तो रेप्लिकेशन फोर्क इनिशिएशन में था लेकिन वो आगे मूव करता रहता है हेलिकेज के साथ साथ, वो होता है इलोंगेशन में। और जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़ेगा तो पीछे से डीएनए का सिंथेसिस होता जाता है। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड अभी देख लिया हमने। अभी कभी कभी क्या आता है, अंतर आ जाता है दोनों स्ट्रैंड में। लीडिंग स्ट्रैंड जिस पर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है, लैगिंग स्ट्रैंड जिस पर डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है। इसमें केवल एक प्राइमर बना था, इसमें कई प्राइमर, जितने टुकड़े बनेंगे उतने हर टुकड़े के साथ एक अलग प्राइमर जुड़ेगा प्राइमेज के थ्रू। इसमें केवल एक प्राइमर शुरुआत में जुड़ता है लीडिंग में। सिंथेसाइड टुवर्ड द फोर्क, ये फोर्क की तरफ चलता है, जो रेप्लिकेशन फोर्क था हमारा, है ना। ये जैसे रेप्लिकेशन फोर्क है, ये इस ये इस तरफ को चलेगा। लीडिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस, लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस फोर्क से दूर चलता है, इधर को चलेगा। तो सिंथेसाइड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क से दूर की तरफ सिंथेसिस होता है। इसमें रेप्लिकेशन फोर्क की ओर सिंथेसिस। तो तीन इंपॉर्टेंट अंतर है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसमें एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, इसमें कई प्राइमर की जरूरत पड़ती है। इसमें सिंथेसिस जो होता है रेप्लिकेशन की ओर होता है, इसमें से रेप्लिकेशन फोर्क से दूर की ओर सिंथेसिस होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, जो ये शॉर्ट डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रेगमेंट बनते हैं ये कौन से स्ट्रैंड पर बनेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड पर। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वे स्मॉल होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के दौरान। प्राइमेज एंजाइम, हर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट की शुरुआत प्राइमेज एंजाइम करता है, थोड़ा सा उसको प्राइमर ऐड करेगा, उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज इन टुकड़ों को थोड़ा सा लेंथ कंप्लीट करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंड एड न्यूक्लियोटाइड करता है टू द आरएनए प्राइमर्स है एक्सटेंडिंग द लैगिंग स्ट्रैंड। पहले तो क्या होगा कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये छोटे छोटे लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं। इनकी बनते कैसे हैं, शुरुआत कैसे होती है, पहले प्राइमेज छोटा सा आरएनए जोड़ेगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज इसमें डीएनए जोड़कर एक कंप्लीट टुकड़ा कर देगा एक। ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ पर ऐसे फिर आरएनए प्राइमेज आरएनए जोड़ेगा, फिर
डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर कंप्लीट। ऐसे दो टुकड़े हो गए, फिर आरएनए, यहाँ पर आरएनए प्राइमेज जो है एक आरएनए जोड़ेगा यहाँ पर, फिर डीएनए पॉलीमरेज, तीन टुकड़े हो गए। मान लीजिए फर्स्ट ऐसा हुआ, ऐसे सीक्वेंस रहते हैं इनकी, सेकंड और थर्ड। अब क्या होगा यहाँ पर, अभी जो ये आरएनए यहाँ पर जुड़ा था, एक आरएनए यहाँ जुड़ा था, एक आरएनए यहाँ पर जुड़ा था और एक आरएनए, इन तीनों आरएनए को डिलीट किया जाता है, क्योंकि आरएनए तो रहेगा नहीं डीएनए में। इन तीनों को डिलीट करके अलग कर दिया जाता है। जो गैप बचा, उस गैप को फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये जो सिंथेसिस है थर्ड के द्वारा हुई थी, लेकिन जो गैप बना उसको पॉलीमरेज फर्स्ट भरता है। अब जो बीच में छोटा सा हल्का सा गैप दिख रहा है, इसको भरता है कौन सा, लाइगेज। फिर इसको बिल्कुल लाइगेज जो होगा वो इसको भी भर देता है, कंप्लीट ये एक स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट के साथ एक्टिविटी होती है यहाँ पर। डीएनए पॉलीमरेज को आप देख लीजिए क्या क्या काम करते हैं इसमें। फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड का काम रेप्लिकेशन का है, फर्स्ट का जो हमने देखा था टेबल में, है ना, रिपेयर का, प्रूफ रीडिंग का और गैप फिलिंग का, तीन काम इसके फर्स्ट के रहते हैं। तो कैटालाइज डीएनए सिंथेसिस, जो आर डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसिस करता है डीएनए की, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट पर जोड़ते जाते हैं। प्रूफ रीडिंग का जो हमने देख लिया, ये फर्स्ट का काम है प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग करेंगे, कम डीएनए डीएनए सिंथेसिस होने के दौरान, होने के बाद दोनों बार ये प्रूफ रीडिंग करता है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गा, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, कोई गलत चीज ऐड तो नहीं हो गई, उसको ये रीड करता है। और अगर कुछ हो जाए तो उसको वहां से डिलीट करके सही न्यूक्लियोटाइड वहां पर ऐड करता है। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इसकी है। एक्सोन्यूक्लियेज का मतलब है इसकी एक डिलीट करना, कहीं अगर कोई गलत चीजें ऐड हो गई उसको डिलीट कर देता है वहां से, है ना। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रिमूव करती है, इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देता है वहां से, है ना। और फिर वहां पर जो गैप बनेगा वहां पर नई न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करता है। तो तीन इसके काम है डीएनए पॉलीमरेज का, जो डीएनए सिंथेसिस, प्रूफ रीडिंग और एक्सोन्यूक्लियेज, यानी कि गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना और फिर सही न्यूक्लियोटाइड उसकी जगह पर ऐड करना। अब जब इलोंगेशन कंप्लीट होता है हमारा, फिर टर्मिनेशन आता है कि कहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस रुकेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि लगातार चलता ही रहेगा। मान लीजिए ओरिजिन जो हुआ, ओरिजिन के बाद फिर टर्मिनेशन जहां पर होगा, ओरिजिन इनिशिएशन के दौरान हो गया, है ना, इनिशिएशन जब होता है, टर्मिनेशन कहाँ पर टर्मिनेशन होगा, इस काम को कुछ प्रोटीन होती है वो यहाँ पर ऐड कर जाती है, फोर्क बनने नहीं देगी। रेप्लिकेशन फोर्क जब नहीं बनेगा यहाँ पर, ये प्रोटीन ऐड होकर रेप्लिकेशन फोर्क नहीं बनेगा, तो डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पर रुक जाता है। कंक्लूजन ये है कि जो इसमें हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें कई एंजाइम होते हैं, कई प्रोटीन इसमें जुड़ती है, और वो एक बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से, कोई उसमें गलती नहीं होगी, इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और ये गारंटी देता है कि जो जेनेटिक सूचनाएं हैं, जो डीएनए है, उसका ट्रांसमिशन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्यूरेटली, सही सही से डीएनए का ट्रांसमिशन हो, ये जिम्मेदारी होती है रेप्लिकेशन की। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।